गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 10 की विज्ञान का छठा पाठ रासायनिक अभिक्रिया व उत्प्रेरक, और इसका हम पार्ट 6 लेके आए हैं आज आपके लिए। इससे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या होते हैं, मंद अभिक्रियाएं, तीव्र अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीकारक, अपचायक और रेडॉक्स अभिक्रियाओं के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे उत्प्रेरक के बारे में। तो आइए पहले तो देखिए उत्प्रेरक जो शब्द है सिंपल सा, इसका अर्थ क्या है। प्रेरक प्रेरणा देने वाला, यानी ऊपर जाने की, यानी आगे जाने की प्रेरणा देने वाला, यानी जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है उसे हम प्रेरक कह देते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में आगे बढ़ने का मतलब क्या है? हम कहते हैं वह घटना जिसमें क्रियाकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी क्रियाकारक का उत्पाद में बदलना जो है यही आगे बढ़ना है। तो ये कहता है कि वे पदार्थ जो क्रियाकारकों के उत्पाद में बदलने की दर को बढ़ा देते हैं, सामान्य स्थिति में हम कह रहे हैं वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारकों के उत्पाद में बदलने की दर को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, लेकिन स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में अपरिवर्तित रहते हैं, उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। दूसरे शब्दों में उत्प्रेरक क्या है? वे पदार्थ जिनकी सूक्ष्म मात्रा में उपस्थिति से रासायनिक अभिक्रिया का वेग बदल जाता है, लेकिन वे स्वयं अभिक्रिया के पश्चात अपरिवर्तित रहते हैं, उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। इसको समझे, मैंने 3 बात बोली। वे पदार्थ जिनकी सूक्ष्म मात्रा में उपस्थिति से, मतलब बात 1, रासायनिक अभिक्रिया का वेग बदल जाता है, बात 2, और स्वयं अभिक्रिया के पश्चात बिना किसी परिवर्तन के शेष रह जाते हैं, बात 3। 3 पॉइंट उत्प्रेरक की परिभाषा में ये आ रहे हैं, तो इन्हें समझिए। हम उत्प्रेरक को समझे, इसके लिए सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं आपके स्कूल का, आपके विद्यालय का। आपके विद्यालय में आप 2 तरह के लोग हैं, एक आपका टीचर और एक आप। टीचर और स्टूडेंट्स क्या होता है, किसी भी क्लास में 30, 40, 50, 60 बच्चे बैठते हैं, लेकिन उनको पढ़ाने वाला टीचर क्या है, एक है। किसी स्कूल में 1000 बच्चे हैं तो उन 1000 बच्चों पर पढ़ाने वाले टीचर कितने हैं, 25 से 30 टीचर हैं। इसका मतलब टीचर कम है और बच्चे ज्यादा हैं। यानी बच्चे जो ज्यादा हैं वो तो क्रियाकारक हैं, और टीचर जो कम है वो क्या है, उत्प्रेरक है। तो टीचर कम है, उत्प्रेरक भी कम होता है, यानी सूक्ष्म मात्रा में, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या आपकी जगह टीचर परीक्षा देता है? क्या आपकी जगह टीचर नंबर लाता है? नहीं। पढ़ते कौन है, आप। लेकिन आपके पढ़ने की स्पीड को बढ़ाता कौन है? आपको अगर एक अच्छा टीचर मिल जाए तो जो टॉपिक आपको खुद को पढ़ने से कई देर में समझ में आ रहा है, जिसको पढ़ने में सपोज कीजिए आपको 2 घंटे लग रहे हैं, एक बेहतर टीचर मिल जाए तो उसकी सहायता से वो टॉपिक आधे घंटे में ही समझ में आ जाता है। तो टीचर क्या करता है, आपकी जगह पढ़ता नहीं है, लेकिन अगर वो आपको अच्छे से किसी बात को समझा देता है तो आपके पढ़ने की स्पीड को बढ़ा देता है, आपके पढ़ने के वेग को बढ़ा देता है। ऐसे ही उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है, लेकिन उस रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बदल देता है, क्रियाकारक से उत्पाद बनने की दर को बदल देता है। तो ये बात भी कॉमन हो गई कि अध्यापक जो है सूक्ष्म मात्रा में, यानी कम होते हैं बच्चों की तुलना में, और बच्चों को बढ़िया पढ़ा करके उनके याद करने की स्पीड को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ऐसे उत्प्रेरक कम मात्रा में होते हैं, लेकिन क्रियाकारकों के उत्पाद में बदलने की दर को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। इसी तरह से जब आप पढ़ते हैं, आज आप हमसे पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद या हमसे पहले पढ़ने वाले बच्चे क्या होते हैं, पढ़ने के बाद कल को कोई डॉक्टर बनता है,
कोई इंजीनियर बनता है, कोई आईएएस बनता है, कोई आरएएस बनता है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता है, कोई सीए बनता है। यानी आप क्रियाकारक के रूप में स्टूडेंट से, लेकिन उत्पाद के रूप में आप में से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर, कोई सीए, कोई आईएएस, कोई आरएएस, कोई मैकेनिक। तो ये क्या हुआ? उत्पाद। तो आप तो क्रियाकारक से उत्पाद में बदल के कुछ ना कुछ बन गए, लेकिन टीचर ही रहता है, यानी वो अपरिवर्तित रहता है। तो मैंने आपको क्या बोला? सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होंगे उत्प्रेरक, जैसे टीचर हैं। अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देंगे या बदल देंगे उत्प्रेरक, जैसे टीचर हैं, जो अभिक्रिया के वेग को यानी पढ़ने की दर को कम या तेज कर देते हैं। तीसरी बात, अभिक्रिया के पश्चात अपरिवर्तित रहेंगे उत्प्रेरक, जैसे टीचर। आप में से कोई पढ़कर के स्टूडेंट से डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आरएएस बनेगा, लेकिन टीचर क्या रहेगा? टीचर। तो इस तरह से आपके टीचर आपके लिए क्या है? उत्प्रेरक है। तो परिभाषा हुई, वे पदार्थ जिनकी सूक्ष्म मात्रा में उपस्थिति से अभिक्रिया का वेग बदल जाए, लेकिन वे स्वयं अभिक्रिया के पश्चात बिना किसी परिवर्तन के शेष रह जाएं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। आइए अब इन उत्प्रेरक की विशेषताओं पर बात करें। उत्प्रेरक की विशेषताओं को पढ़ने के लिए भी आप वही टीचर्स की विशेषताओं को ध्यान में दीजिए। पहली चीज ये कहता है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता। उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता, ये केवल अभिक्रिया का वेग बदलता है। तो इस बात को समझें कि टीचर पढ़ता नहीं है, पढ़ना आपको ही होगा। अगर आपको एग्जाम में पास होना है तो पढ़ना प्रारंभ टीचर नहीं करेगा। हाँ, वो आपके पढ़ने की स्पीड को क्या कर देगा? बदल देगा। अगर आपको एक अच्छा टीचर मिल गया तो जो टॉपिक आपको 2 घंटे में समझ में आता वो आधे घंटे में समझ में आएगा। लेकिन पढ़ाने वाला ही गलत मिल गया तो जो टॉपिक आप खुद 2 घंटे में समझ सकते थे, उसके आने से वो 4 घंटे में भी समझ में नहीं आएगा। यानी वो आपके पढ़ने की स्पीड को कम भी कर सकता है और ज्यादा भी कर सकता है। ये बात इस पर डिपेंड करता है कि टीचर कैसा है, पढ़ाने का मेथड कैसा है। तो बात को समझिए, जैसे आपको पढ़ना होता है, टीचर नहीं पढ़ता है, वो केवल आपके पढ़ने की स्पीड को बदलता है। वैसे ही उत्प्रेरक अभिक्रिया को कभी प्रारंभ नहीं करता है, वो केवल अभिक्रिया के वेग को बदलता है। पहली बात। नंबर 2, किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक तो उत्पाद में बदल जाता है, लेकिन उत्प्रेरक अपरिवर्तित रहता है। टीचर आपको स्टूडेंट से डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आरएएस, मैकेनिक, सीए कुछ भी बना देता है, लेकिन स्वयं टीचर ही रहता है। तो क्रियाकारक को उत्पाद में बदलता है, लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहता है। नंबर 3, एक निश्चित ताप परास में उत्प्रेरक अधिक क्रियाशील होता है। देखिए, उत्प्रेरकों की अभिक्रिया करने के लिए एक माध्यम की निश्चित प्रकृति होती है। कोई उत्प्रेरक अम्लीय माध्यम में कार्य करता है तो कोई क्षारीय माध्यम में। उत्प्रेरकों के अभिक्रिया में भाग लेने के लिए एक अनुकूलतम ताप होता है जहां वो अधिक अभिक्रिया करते हैं। जैसे हमारे शरीर में जो एंजाइम उत्प्रेरक ही हैं, जैव उत्प्रेरक कहते हैं उन्हें। वो एंजाइम या उत्प्रेरक क्या करते हैं? 25 से 35 डिग्री सेल्सियस पर बहुत अच्छे से काम करते हैं। जब शरीर का तापमान इससे ज्यादा बढ़ने लगता है, हमको बुखार हो जाता है, तो हमारे ये एंजाइम ढंग से काम नहीं करते और ऐसे में क्या होता है? बुखार की स्थिति में हमारे पाचन और श्वसन पर विपरीत असर पड़ता है। जहां ये एंजाइम काम आते हैं, ये उत्प्रेरक काम आते हैं। तो याद रहे, प्रत्येक उत्प्रेरक एक निश्चित ताप परास में कार्य करता है, जिसे उसकी अनुकूलतम ताप कहते हैं। मानव शरीर में काम करने वाले एंजाइम या उत्प्रेरक के लिए ये निश्चित परास कितनी है? 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। चौथी बात, प्रत्येक अभिक्रिया के लिए विशिष्ट उत्प्रेरक होता है। इसे कैसे समझें? एक विशेष प्रकार का उत्प्रेरक एक विशेष अभिक्रिया में ही काम आता है। एक ही उत्प्रेरक को आप सभी जगह काम में नहीं ले सकते हैं। जैसे विज्ञान का टीचर विज्ञान ही पढ़ाता है और संस्कृत का टीचर संस्कृत ही पढ़ाता है। संस्कृत का विज्ञान नहीं पढ़ाता और विज्ञान का संस्कृत नहीं पढ़ाता। यानी
प्रत्येक सब्जेक्ट का एक विशेष अध्यापक होता है, ऐसे ही प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्या होता है, एक विशेष उत्प्रेरक होता है। समझें, जैसे आपके पास है, आप स्टार्च खाते हैं भोजन में, दूसरे पार्ट में आप पाचन पढ़ते हैं, तो एक एंजाइम होता है माल्टेस, ये एक उत्प्रेरक ही है, कुछ और नहीं है। तो ये माल्टेस क्या करता है, माल्टोस को तोड़कर के ग्लूकोज बनाता है। ऐसे यूरिया बनती है, कहां बनती है यूरिया, यकृत में यूरिया बनती है, और ये जो यूरिया यकृत में बनती है फिर ये किडनी में मूत्र के साथ बाहर निकाल दी जाती है। तो इस यूरिया पर कौन सा एंजाइम काम करता है, यूरिएज एंजाइम काम करता है, जो इस यूरिया को अपघटित करके क्या बनाता है, अमोनिया। यूरिया को अपघटित करके वो क्या बनाता है, अमोनिया और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यूरिया पर यूरिएज ही काम करेगा, माल्टोस पर माल्टेस ही काम करेगा। माल्टेस यूरिया पर काम नहीं कर सकता और यूरिएज माल्टोस पर काम नहीं कर सकता। जैसे विज्ञान का टीचर संस्कृत नहीं पढ़ा सकता और संस्कृत का टीचर विज्ञान नहीं पढ़ा सकता। इसका मतलब प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक होता है, यानी एक विशेष प्रकार का उत्प्रेरक विशेष अभिक्रिया के वेग को ही परिवर्तित करता है। अब आपने पढ़ा था कुछ अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती है, अर्थात दोनों दिशाओं में चलती है। जैसे हमने पढ़ा था अमोनिया के निर्माण में नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से क्रिया करके अमोनिया बनाती है और वही अमोनिया पुनः टूट करके फिर से क्या बनाती है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाती है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनने की इस अभिक्रिया को आपने क्या नाम दिया था, अग्र, और अमोनिया से वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बनने को क्या कहा था, पश्च। तो ये कहता है कि ऐसी उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में क्या होता है, जो उत्प्रेरक होता है वो अग्र और पश्च अभिक्रिया पर समान प्रभाव डालता है। यानी अगर वो क्रियाकारक से उत्पाद बनाने की दर को बढ़ाता है तो उत्पाद से वापस क्रियाकारक के बनने की दर को भी उतना ही बढ़ाता है। यानी अग्र और पश्च अभिक्रियाओं के वेग को समान रूप से प्रभावित करता है। और अंतिम बात, उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही पर्याप्त होती है। बता चुका हूं, स्कूल में 1000 बच्चों पर 25 टीचर ही काफी होते हैं। तो क्रियाकारक के हजारों अणुओं को बदलने में, लाखों अणुओं को बदलने में उत्प्रेरक का एक अणु ही पर्याप्त होता है। तो इस तरह से बात हुई उत्प्रेरक किसे कहते हैं और क्या उसकी विशेषताएं होती है। मैं फिर दोहराता हूं, वे पदार्थ जिनकी सूक्ष्म मात्रा में उपस्थिति से अभिक्रिया का वेग परिवर्तित हो जाए लेकिन वे स्वयं बिना किसी परिवर्तन के शेष रह जाए, उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। विशेषताओं की बात थी, ये अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते लेकिन अभिक्रिया के वेग के बदलने की क्षमता रखते हैं। उत्प्रेरक का एक अणु क्रियाकारक के लाखों अणुओं को उत्पाद में बदलने की क्षमता रखता है, अर्थात इनकी सूक्ष्म मात्रा ही पर्याप्त होती है। ये क्रियाकारक को उत्पाद में बदलते हैं लेकिन स्वयं के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये एक निश्चित माध्यम और निश्चित ताप पर अधिक क्रियाशील होते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में काम करने वाले उत्प्रेरक या एंजाइम 25 से 35 डिग्री सेल्सियस ताप पर अधिक क्रियाशील होते हैं। प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक होता है। जैसे यूरिएज यूरिया पर काम करता है, माल्टोस पर नहीं, और माल्टेस माल्टोस पर काम करता है, यूरिया पर नहीं। ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया की अग्र और पश्च अभिक्रिया पर समान रूप से प्रभाव डालते हैं। ये इनकी क्या हो गई, उत्प्रेरक की विशेषता है। आइए अब उत्प्रेरक से जुड़े एक अन्य शब्द पर बात करें और वो है उत्प्रेरण। क्या होता है उत्प्रेरण, इस पर भी बात हो जाए। उत्प्रेरण क्या है, ठीक है। प्रेरक और प्रेरण, प्रेरक पदार्थ का प्रेरण अभिक्रिया है, अर्थात
किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया के वेग के बदलने की घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। सॉरी, किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया के वेग के बदलने की घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। यह उत्प्रेरक और अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की भौतिक अवस्था के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक है समांगी उत्प्रेरण और दूसरा है विषमांगी उत्प्रेरण। देखिए, इसको समझे उससे पहले मैं बताऊं, आपके पास ये एक गैस है नाइट्रोजन, ठीक है। ये एक दूसरी गैस से क्रिया करती है, किससे? हाइड्रोजन से, और उत्पाद के रूप में ये बनाती है क्या? अमोनिया गैस। और यहाँ लोह का चूर्ण जो है वो काम आता है किस रूप में? उत्प्रेरक के रूप में। यानी रासायनिक अभिक्रिया में तीन तरह की चीजें हैं आपके पास। एक वो जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, मीन्स क्रियाकारक। एक वो जो अभिक्रिया से बन रहे हैं, यानी उत्पाद। और तीसरे वो जो क्रियाकारक से उत्पाद बनने की दर को बदल रहे हैं, मीन्स उत्प्रेरक। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण दो प्रकार का होता है, समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण। समांगी का संधि विच्छेद कीजिए, सम प्लस अंगी, अर्थात समान हो अंग जिसके, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं क्या हो? समान हो, एक जैसी हो, उन्हें हम समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए, आपके पास SO2 एक गैस है, ये एक दूसरी गैस ऑक्सीजन से क्रिया करती है, और इन दोनों की क्रिया से एक तीसरी गैस SO3 बनती है, और उत्प्रेरक के रूप में यहां नाइट्रिक ऑक्साइड काम में लेते हैं, वो भी क्या है? गैस है। तो इस नीचे वाली अभिक्रिया को आप देखिए, यहां क्रियाकारक की भौतिक अवस्था गैस, उत्पाद की भौतिक अवस्था गैस, और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था भी गैस। यानी ये ऐसा उत्प्रेरण हो गया जिसमें क्रियाकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्थाएं क्या है? समान है। तो ऐसे उत्प्रेरण को ही आप क्या कहेंगे? समांगी उत्प्रेरण कहते हैं, ठीक है। अब है विषमांगी उत्प्रेरण। संधि विच्छेद कीजिए, विषम प्लस अंगी। विषम हो अंग जिसके, अर्थात ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था समान न हो, उसे विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे अमोनिया निर्माण के समीकरण को देखिए आप, इसमें नाइट्रोजन एक गैस है, हाइड्रोजन एक गैस है, और अमोनिया जो बन रहा है वो भी एक गैस है। तो क्रियाकारक और उत्पाद दोनों गैस हैं, लेकिन उत्प्रेरक के रूप में काम में ले रहे हैं आप। Fe कौन है? लोहा। लोहा क्या है? ठोस है। तो आपका उत्प्रेरक यहाँ कैसी अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। तो उत्प्रेरक की ये ठोस अवस्था क्रियाकारक और उत्पाद की गैस अवस्था से अलग है, विषम है, इसलिए ये कैसा उत्प्रेरण का उदाहरण हो गया? विषमांगी का। तो एग्जाम में पूछा जाता है उत्प्रेरण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, समांगी और विषमांगी। समांगी उत्प्रेरण किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था समान हो, समांगी उत्प्रेरण कहलाती है। जैसे SO2 और O2 से SO3 का नाइट्रिक ऑक्साइड गैस की उपस्थिति में बनना। ये उदाहरण देंगे आप, उदाहरण भी याद करना जरूरी है। विषमांगी उत्प्रेरण जिसमें क्रियाकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था समान नहीं हो, ऐसे उत्प्रेरण की क्रिया को हम विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे अमोनिया निर्माण में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया तो गैसीय अवस्था में है, लेकिन उत्प्रेरक लोहा ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो ये हुआ उत्प्रेरण के
प्रकार। अब आगे हम पढ़ते हैं उत्प्रेरक के प्रकार। अभी तक हमने उत्प्रेरक की परिभाषा और विशेषताएं देखी, फिर हमने उत्प्रेरण किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं उन पर बात की। अब हम बात करते हैं उत्प्रेरक के प्रकार। देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में काम आने वाले जो उत्प्रेरक हैं उनको क्रिया के आधार पर 4 तरह से बांटा जाता है। पहले होते हैं धनात्मक उत्प्रेरक, दूसरे होते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक, और तीसरे होते हैं स्व उत्प्रेरक, और चौथे हैं आपके जैव उत्प्रेरक। तो क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक 4 प्रकार के होते हैं। आपको इन चारों प्रकार के उत्प्रेरक की परिभाषा और एक एक उदाहरण याद रहना चाहिए। धनात्मक उत्प्रेरक, वे उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। धनात्मक से मतलब बढ़ाने से ही होता है। तो वे उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे आपने अभी कहा था कि सर SO2 गैस है, ऑक्सीजन गैस से क्रिया करती है और एक नई गैस बनाती है SO3। यहां पर उत्प्रेरक के रूप में कौन काम में आता है? नाइट्रिक ऑक्साइड काम में आता है। तो देखिए, समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है, क्योंकि क्रियाकारक और उत्पाद और उत्प्रेरक सबकी भौतिक अवस्था समान है। तो यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करती है? SO2 से SO3 के बनने की दर को बढ़ाती है। तो सामान्य उदाहरण जो है ना वो आपके किसके हैं? धनात्मक उत्प्रेरक के है, जहां अभिक्रिया की दर बढ़ती है उत्प्रेरक की उपस्थिति में। एक यौगिक होता है पोटेशियम क्लोरेट, मैंने आपको अपघटन अभिक्रिया में समझाया था। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर यह टूटता है और इससे बनती है ऑक्सीजन गैस। क्या बनती है? इससे ऑक्सीजन गैस बनती है। तो पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस बनती है। ये एक धीमी अभिक्रिया है, लेकिन अगर इस अभिक्रिया को MnO2 की उपस्थिति में किया जाए तो ऑक्सीजन तेजी से बनती है। यानी MnO2 क्या करता है? ऑक्सीजन के बनने की दर को बढ़ा देता है। तो MnO2 यहां कैसा उत्प्रेरक हो गया? धनात्मक उत्प्रेरक हो गया। तो ये पहले प्रकार के उत्प्रेरक हुए। वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। सामान्यतः सभी उत्प्रेरक इस श्रेणी में ही आते हैं, अक्सर, सामान्यतः, हमेशा नहीं बोला है। अब नेक्स्ट है ऋणात्मक उत्प्रेरक, यानी अगर अभिक्रिया की दर को बढ़ाने वाला धनात्मक कहलाता है तो वे उत्प्रेरक जो किसी अभिक्रिया की दर को कम कर देते हैं उन्हें ऋणात्मक उत्प्रेरक कहा जाता है। अब आपके दिमाग में बात आती है कि सर उत्प्रेरक को लेना ही है तो हम तो स्पीड बढ़ाने के लिए लेंगे, लेकिन बेटा कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जहां अभिक्रिया पहले से ही तेजी से होती है और उसके तेज होने के कारण विस्फोट होने की संभावनाएं होती हैं। यानी कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के तीव्र गति के होने के कारण वो विस्फोटक होती है। तो उनके इस विस्फोटक प्रभाव को कम करने के लिए अभिक्रिया की दर को कम करना जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में वे उत्प्रेरक जो उस अभिक्रिया की दर को कम करें ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे आपका एक यौगिक है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, इसको आप क्या कहते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को गर्म करने पर यह टूटता है और क्या बनाता है? जल और ऑक्सीजन। क्या बना देता है ये? जल और ऑक्सीजन।
ये एक विस्फोटक अभिक्रिया बहुत तीव्र गति से संपन्न होती है और मैं चाहता हूं कि विस्फोट ना हो, तो मैं यहां पर उत्प्रेरक के रूप में ग्लिसरॉल का उपयोग करता हूं। ये ग्लिसरॉल क्या करता है? ये ग्लिसरॉल इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अपघटन की दर को कम कर देता है, जिससे अभिक्रिया का विस्फोटक प्रभाव कम हो जाता है और अब किसी प्रकार के विस्फोट की संभावना नहीं रहती। अतः ग्लिसरॉल इस अभिक्रिया में किसका कार्य कर रहा है? अभिक्रिया की दर को कम करके ऋणात्मक उत्प्रेरक का। तो ये उदाहरण याद रखें, क्योंकि देखिए ये अपने आप में स्पेशल है ऋणात्मक उत्प्रेरक। बाकी तो जो भी जनरली आप उत्प्रेरक लिखेंगे वो सब धनात्मक ही होते हैं। अब तीसरे प्रकार के उत्प्रेरक स्वयं, अपने आप। तो स्व उत्प्रेरक क्या होते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना हुआ उत्पाद जब स्वयं ही अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करे तो उसे स्व उत्प्रेरक कहते हैं और इस घटना को स्व उत्प्रेरण कहते हैं। मैंने कहा जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करे और अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे तो ऐसे अभिक्रिया को स्व उत्प्रेरण कहते हैं और उस उत्पाद को स्व उत्प्रेरक कहा जाता है। देखिए फलों जैसी मीठी गंध वाला एक यौगिक होता है एस्टर। सूत्र होता है CH3COOC2H5। ये एस्टर का सूत्र आप याद रखें, CH3COOC2H5। जब हम इस एस्टर का जल अपघटन करते हैं, यानी इसकी क्रिया जल से करवाते हैं, तो देखो इस H के साथ ये लास्ट का हिस्सा चला जाता है। ये आपको दो चीज मिलती है, एक तो CH3COOH मींस CH3COOH, और दूसरी बीच में बनती है C2H5O के साथ क्या जुड़ गया? H, C2H5OH। तो देखो बेटा जब एस्टर का जल अपघटन करते हैं तो एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल बनते हैं। एसिटिक अम्ल आपके आएगा 8वें पाठ में। CH3COOH ये सिरके से मिलता है। सिरके को लैटिन भाषा में एसिटिम कहते हैं और एसिटिम से जो अम्ल निकलता है उसे एसिटिक अम्ल कहते हैं। सूत्र आपसे पूछा जाता है, कहते हैं CH3COOH इसका सूत्र है। तो यहाँ जो एसिटिक अम्ल बनता है शुरू में, देखो ऐसा तो होता नहीं है कि आपने दोनों को मिलाया और अभिक्रिया हो गई। अभिक्रिया शुरू होती है, उसको पूरा होने में समय लगता है, तो थोड़ी सी मात्रा इस क्रियाकारक की किस में बदल जाती है? उत्पाद में, जिससे थोड़ा सा एसिटिक अम्ल बनता है। अब ये एसिटिक अम्ल यहाँ उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है और इस अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। तो मैंने कहा जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद स्वयं उत्प्रेरक की तरह कार्य करे, बाहर से कोई उत्प्रेरक न लेना पड़े, तो ऐसे पदार्थ को स्व उत्प्रेरक कहते हैं और इस क्रिया को स्व उत्प्रेरण कहते हैं। तो आपके लिए एसिटिक अम्ल क्या है? यहाँ स्व उत्प्रेरक है। ये उदाहरण आपको याद करने हैं कि एस्टर के जल अपघटन से एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल बनते हैं। अभिक्रिया में बना एसिटिक अम्ल ही उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, अतः ये स्व उत्प्रेरक कहलाता है। अब अंतिम उत्प्रेरक जैव उत्प्रेरक। जैव शब्द जीवों से आया। जीवों में कौन आता है? पेड़ पौधे और जीव जंतु। सही है। तो वे पदार्थ जो पेड़ पौधों व जैव जंतुओं में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का, भाई पाचन आपके शरीर में होने वाली क्रिया जिसमें जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में बदलते हैं। श्वसन आपके शरीर में होने वाली अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है, आपके जो सरल पदार्थ बने वो ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनाते हैं। तो ये पाचन और श्वसन क्या है? रासायनिक क्रियाएं हैं, लेकिन वो कहाँ रही है? जीवों में। तो जीवों में होने वाली रासायनिक क्रियाओं को हम जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। तो मैं कह रहा हूं वे पदार्थ जो पेड़ पौधों व जीव जंतुओं में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को बढ़ा देते हैं, उन्हें ही जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। तो दूसरे पाठ में पाचन क्रिया में जो भी पाचक एंजाइम आप देखते हैं वे सभी जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं, अर्थात
जैव उत्प्रेरक को सामान्य भाषा में हम क्या कह देते हैं? एंजाइम भी कह देते हैं। तो अभी मैंने बताया था कि माल्टोस पर एक एंजाइम काम करता है जिसे आप क्या कहते हैं? माल्टेस, और वो इसको किस में बदल देता है? ग्लूकोज में। और आपको बताएं, आपकी लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे कहते हैं टाइलिन। ये टाइलिन क्या करता है? जो खाना आप खाते हैं, जो रोटी आप चबाते हैं, उसमें जो स्टार्च है उसको माल्टोस में बदल देता है। माल्टोस एक तरह की शर्करा है, मीठी होती है। जब रोटी को हम पूरा चबाते ही रहते हैं ना मुंह में रख के, तो उसका स्वाद मीठा लगने लगता है अगर पूरा चबाया जाए तो। क्यों? क्योंकि लार में उपस्थित टाइलिन उस स्टार्च को किस में बदल देता है? माल्टोस में। तो ये टाइलिन और माल्टेस कहाँ काम आ रहे हैं? मानव की पाचन क्रिया में, जीव में काम आ रहे हैं ना, इसलिए एंजाइम कहलाते हैं या क्या कहलाते हैं? जैव उत्प्रेरक। तो 4 प्रकार के उत्प्रेरक हैं। पहले धनात्मक उत्प्रेरक, वे जो रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को बढ़ाते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे SO2 से SO3 बनने में नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, पोटेशियम क्लोराइड से ऑक्सीजन बनने में MnO2, जरूर याद रखें ये उदाहरण। ऋणात्मक उत्प्रेरक, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम करके उसके विस्फोटक प्रभाव को कम कर देते हैं, उन्हें ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन एक विस्फोटक अभिक्रिया है, यहाँ ग्लिसरॉल ऋणात्मक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। वे पदार्थ इसी रासायनिक अभिक्रिया में बने वे उत्पाद जो स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, स्व उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे एस्टर के जल अपघटन से बनने वाले एसिटिक अम्ल व एथिल अल्कोहल में एसिटिक अम्ल स्वयं उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, ये स्व उत्प्रेरक। और लास्ट जैव उत्प्रेरक, वे पदार्थ जो पेड़ पौधों व जीव जंतुओं में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं के वेग को बढ़ा देते हैं, उन्हें जैव उत्प्रेरक या एंजाइम कहते हैं। जैसे माल्टेस, टाइलिन, यूरिएस, ये सब एंजाइम क्या कहलाते हैं? जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। अब हमारे अंतिम 2 शब्द और रह गए, 2 टॉपिक के ये छोटे से रह गए हैं, उन पर और बात करें। एक है उत्प्रेरक वर्धक और दूसरा है उत्प्रेरक विष। एक है उत्प्रेरक वर्धक और दूसरे हैं उत्प्रेरक विष। वर्धक बढ़ाने वाला, उत्प्रेरक वर्धक उत्प्रेरक को भी बढ़ाने वाला। मीन्स वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की रासायनिक अभिक्रियाशीलता को बढ़ाकर के अभिक्रिया का वेग बढ़ा देते हैं। यानी ये सीधे अभिक्रिया का वेग नहीं बढ़ाते हैं, ये किसकी क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं? उत्प्रेरक की। तो सीधा याद रखिए आप, वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। आपने कहा नाइट्रोजन क्रिया करती है हाइड्रोजन से और बनाती है अमोनिया गैस। नाइट्रोजन आपकी क्रियाकारक, हाइड्रोजन आपकी क्रियाकारक, अमोनिया आपकी उत्पाद। ये क्रिया लोह चूर्ण की उपस्थिति में होती है, तो लोह चूर्ण आपका क्या है? उत्प्रेरक। अगर इस लोह चूर्ण में आप मोलिब्डेनम मिला दें, MO, ये मोलिब्डेनम क्या करता है? इस लोह चूर्ण की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, इसलिए इसको क्या कह देते हैं? उत्प्रेरक वर्धक। तो वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा दे उन्हें उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। जैसे अमोनिया के निर्माण में लोहा उत्प्रेरक है, जबकि मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक है जो इस लोहे की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। परिभाषा के साथ ये उदाहरण भी याद रखें। और अब अंतिम उत्प्रेरक विष, इन्हें निरोधक भी कहा जाता है। निरोधक क्या करते हैं? आपको कोई काम करने से रोकते हैं। तो उत्प्रेरक निरोधक क्या है? वे जो उत्प्रेरक को उत्प्रेरण से रोकते हैं, अर्थात वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं उन्हें उत्प्रेरक विष या उत्प्रेरक निरोधक कहते हैं। आपने कहा
कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया बनाता है और इस क्रिया में लोहा चूर्ण उत्प्रेरक का कार्य करता है। अगर उसमें मोलिब्डेनम बढ़ा दें तो वो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाता है, जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। लेकिन अगर उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड CO को मिला दिया तो ये CO उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? CO उत्प्रेरक विष का कार्य करता है और इस लोहे की क्रियाशीलता को कम कर देता है, जिससे अभिक्रिया की दर भी क्या हो जाती है? कम। तो बहुत अच्छा उदाहरण है। अमोनिया निर्माण में मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक और कार्बन मोनोऑक्साइड उत्प्रेरक विष का कार्य करती हैं। आप परिभाषा याद करें और परिभाषा के साथ आप उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष जो है इन्हें भी देखें। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें हमने पढ़ा उत्प्रेरक किसे कहते हैं, उत्प्रेरक की क्या विशेषताएं हैं, और समांगी उत्प्रेरण क्या है, विषमांगी उत्प्रेरण क्या है, उत्प्रेरक के प्रकार कितने होते हैं, और उत्प्रेरक वर्धक और विष क्या होते हैं। इसी के साथ हमारा ये जो लेसन है कंप्लीट होता है।